नागपुर की इस सभा में बारिश के बावजूद भारी संख्या में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, बारिश के कारण आप लोगों का प्रोग्राम जिस प्रकार उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं। बारिश दोबारा भी आ सकती है, कहीं आपको मेरे बोलने से पहले ही भागना ना पड़े, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने मौसम के हिसाब से ही रखूंगा। अगर बूंदाबांदी आ गई तो आप भागेंगे और मुझे भी कुर्सी की तरफ भागना होगा। जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो उससे हम जरूर कुछ लाभ उठा सकेंगे। साथियों, काफी बात जो मैं आप लोगों के बीच में कहता रहता हूं या इस मौके पर कहना चाहता था, वो मायावती ने आपके सामने विस्तार से बात रखी है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम को उछालकर, छुपाकर नहीं, ज्योतिराव फुले शाहू महाराज के नाम को उछालकर और बार बार कहकर कि हम इन लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जब ये लोग जो 6000 जातियों में तोड़े गए हैं, जब ये जुड़ जाएंगे तो ये हमारे देश के हुक्मरान बन सकेंगे। हम कोई, जैसे मैं महाराष्ट्र में था, बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के लेफ्टिनेंट जब गांधी के चरणों में जा रहे थे और मैं उनसे अपील कर रहा था कि भाई, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो 108 साल लंबा संघर्ष किया है, उसको आप छोड़कर ना जाएं। उस संघर्ष को छोड़कर ना जाएं। 108 साल में बात आगे बढ़ी है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंची है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने लेफ्टिनेंट से, अपने मानने वाले लोगों से कहा था कि ये कारवां जहां आज नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल और मुसीबत के साथ, बहुत बेइज्जती सहने के बाद मैं इसको इधर तक लाया हूं। मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले लोग, मेरे लेफ्टिनेंट अगर इस कारवां को मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसको इधर ही छोड़ दें, पीछे ना हटने दें। ये कोई मैं नई बात आपके सामने नहीं कहता हूं। महाराष्ट्र में ही ये बात सुनकर मैंने दूसरों को सुनाने का काम उत्तर भारत में किया था। जिस जगह लोग महात्मा फुले को बिल्कुल नहीं जानते थे,
छत्रपति शाहू महाराज का नाम तक नहीं सुना था। बाबा साहब अम्बेडकर को थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं मानते थे। ऐसे लोगों में जाकर जब मैंने उनके बारे में बताकर उनको रजामंद करने की कोशिश की और उनको मैंने ये बातें सुनाई, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ने लगे। जब मैं महाराष्ट्र से उत्तर भारत में गया तो बहुत से लोग, मेरा विरोध करने वाले लोग, कांग्रेस के लोग ज्यादातर ये कहते थे कि जो मूवमेंट, जो मिशन, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट और मिशन जो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है, जो फुले का नाम लोग भूल चुके हैं और अगर याद भी करते हैं तो सब्जी मंडी में जाकर याद करते हैं। महात्मा फुले का अगर नाम याद भी करना है तो कोई सब्जी मंडी में जहां साग भाजी बिकती है वहां उनका बुत खड़ा कर देते हैं कि ये भाजी वाला आ गया है। तो इस तरह से साथियों, लेकिन महात्मा फुले को भाजी वाला, सब्जी मार्केट वाला समझकर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने फुले की बायोग्राफी लिखी, उनसे कहा था कि उनके नाम की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल होना चाहिए महात्मा ज्योतिराव फुले, फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। महात्मा ज्योतिराव फुले सब्जी वाला, भाजी वाला नहीं, पगड़ी वाला नहीं, बल्कि फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। इस देश में सामाजिक परिवर्तन का पितामह के नाम से बाबा साहब ने उनको याद किया, तो मैंने भी समझा कि इस हिसाब से मुझे लोगों को ये बात बतानी चाहिए। और छत्रपति शाहू महाराज के बारे में महाराष्ट्र में ही मैं सुनकर आ गया था कि गंगाराम कामले की चाय की दुकान उन्होंने खोली और खुद उस पे जाकर वो चाय पीते थे। 1901 या 2 की बात है, बहुत पुरानी बात है, कोई 1950 की बात नहीं है। जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया उस जमाने की बात नहीं है, उससे 50-60 साल पहले की बात है। इसलिए जो मानवता का संदेश महाराष्ट्र के महापुरुषों ने दिया, उस संदेश के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट को समझकर, उस विचारधारा को समझकर, छुपाकर नहीं, उनके नाम को उछालकर हम लोगों ने उत्तर भारत में इस मूवमेंट का फैलाव किया। मैं उछालकर क्यों कहता हूं कि जब बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब वो गांधी जी के चरणों में जाते थे तो नीची गर्दन करके चले जाते थे। वो गर्दन नीची करके जाते थे कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि ये बाबा साहब के साथ घूमा करते थे। ये बाबा साहब के साथ कभी घूमा करते थे। अगर किसी को पता चल गया तो फिर कांग्रेस में हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे। कांग्रेस के हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं, जब भी मैं महाराष्ट्र में आया हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई फुले की विचारधारा कोई सब्जी पैदा करने वाली विचारधारा नहीं है, मानवतावादी विचारधारा है। छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा, चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानवतावादी विचारधारा है। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, वो तो आप लोगों ने महाराष्ट्र में खुद देखी है, कोई पुरानी बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस विचारधारा को अपनाकर
मैं समझता था कि महाराष्ट्र के उन लोगों की जिम्मेवारी थी जिनमें बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए, जिनमें बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए। ये जिम्मेवारी उन लोगों की थी कि बाबा साहब के नाम को उछालकर आगे बढ़ते, देश भर में बाबा साहब अंबेडकर का मैसेज पहुंचाते, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाते। लेकिन जब आप लोग बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब बाबा साहब के अनुयायी महाराष्ट्र में छुप छुप कर जीने लगे, तो भाई बाहर कौन ले जाएगा इसको? महाराष्ट्र से बाहर कौन ले जाएगा? तो ये मूवमेंट की खुशकिस्मती है कि मुझे महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला। इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा को समझने का मुझे मौका मिला और मुझे ऐसा लगा कि ये विचारधारा ऐसी है कि अगर इस विचारधारा को हम छोड़ देते हैं इस मौके के ऊपर, तो फिर इस देश में जो दलित शोषित समाज है, जो दबा कुचला इंसान है, वो सदियों तक फिर उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जो हजारों साल से मानववादी विचारधारा के आधार पर, ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर जो गिराया हुआ इंसान है, जो पिछाड़ा हुआ इंसान है, ये सदियों तक नहीं उठ सकेगा अगर इस मौके के ऊपर हमने 108 साल लंबी विचारधारा को चलते हुए आगे ना बढ़ाया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाकर, हम लोगों ने जो महाराष्ट्र में मुझे बाबा साहब अंबेडकर के लेफ्टिनेंट कहा करते थे कि भाई हम बाबा साहब के विचारधारा को हम जानते हैं, आपसे अच्छा जानते हैं, आपने तो बाबा साहब को कभी देखा नहीं है, हम तो उनको देखा है, उनके चरणों में काम किया है, लेकिन उनके चरणों में काम करते वक्त गांधी के चरणों में जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अब हम रुक नहीं सकते हैं, अब हमें एमएलए एमपी बनना ही है। मैंने बहुत गौर किया कि भाई एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना इस विचारधारा को आगे बढ़ाना जरूरी है। जिस प्रकार से इस मूवमेंट को, बाबा साहब अंबेडकर के छोड़े हुए कारवां को जितना मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है, उतना एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे अपने साथियों को तैयार करके उत्तर भारत में जाकर मैंने इसको मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया। मैं इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया और जब मुझे लगा 4-5 साल काम करने के बाद, जब मुझे लगा कि इनका नाम लेकर हम एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी भी बना सकते हैं, तो मैं फिर महाराष्ट्र में आया। और महाराष्ट्र में आकर मैंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि भाई बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर हम एमएलए एमपी बना सकते हैं। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एमएलए एमपी तो बन सकते हैं। जो एमएलए एमपी बनने के लालच में जो गांधी के चरणों में जा गिरे हैं, उनसे मैंने अपील किया कि छोड़ो भाई गांधी जी को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगो। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को तबाह कर दिया। आज महाराष्ट्र के लोगों को आज भरोसा नहीं है कि वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर उनकी चलाई हुई मूवमेंट को आगे बढ़ाकर एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एमएलए एमपी तो छोटी बात है, हम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मिनिस्ट्रियां बना सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के पीछे
आप लोगों ने महाराष्ट्र के नौजवानों को तबाह किया। लंबी लंबी मार्च की, लंबी मार्च की, छोटी मार्च की। और मैं 6 दिसंबर 1979 को नागपुर में था जब 4 नौजवान नागपुर की सड़कों पर मारे गए। इस कारण कि बाबा साहब के नाम से मराठवाड़ा में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई हर जगह इन लोगों की पिटाई हो रही है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर देखा, इतना महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोगों का इतना नुकसान हुआ, इतनी बेइज्जती हुई। मैं देखकर दंग रह गया कि भाई ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बाबा साहब ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए इनको कहा है। मैं तो महाराष्ट्र में ही सीख के गया था कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके आप हर किस्म का ताला खोल सकते हैं। ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लंबी मार्च, छोटी मार्च, इधर को मार्च, उधर को मार्च, ये क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, आप लोगों को याद होगा कि यूनिवर्सिटी, आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदला गया। यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदल गया। जिस दिन कांशीराम बॉम्बे के शिवाजी पार्क में बड़ी सभा की, उसके 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। क्यों बदला गया? मैंने किसी से नहीं कहा कि भाई नाम बदलो। मैंने किसी से नहीं कहा कि नाम बदलो। मैंने शरद पवार से नहीं कहा कि नाम बदलो। मैंने कांग्रेस से नहीं कहा कि नाम बदलो। लेकिन उन्होंने नाम क्यों बदला? उनको लगा कि कांशीराम कुर्सी को हिलाने वाला आदमी है। जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, उस कुर्सी को हिलाने की ताकत इसने पैदा की है। जो महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनुयायियों ने जो ताकत नहीं पैदा की है, इसलिए हम उनकी बात को तो ठुकरा देते हैं। लेकिन अब कांशीराम इधर बॉम्बे पहुंच गया है और इसका इरादा नेक नहीं है। इसका इरादा नेक नहीं लगता है। कहीं यह हमारी कुर्सी को हिलाने लगा, हमें टेढ़ा कर दिया। जिस तरह से दिल्ली में इसने वीपी सिंह को टेढ़ा किया, जिस तरह से इसने दिल्ली में वीपी सिंह को टेढ़ा किया, कहीं ये शरद पवार को भी टेढ़ा ना कर दे। इसलिए शरद पवार ने यूनिवर्सिटी का नाम बदला। लेकिन आप लोगों को उससे संतुष्टि हो गई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरु किल्ली के मुकाबले में यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी मांगी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर नहीं दी और जो बनी बनाई थी उसका नाम भी नहीं बदला। लेकिन उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 14 अप्रैल 1979 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। 14 अप्रैल 1984 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। मुझे भी इनविटेशन भेजा कि आप भी आएं, हम अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बना रहे हैं, आप भी आएं। मैंने उनसे कहा नहीं, अगर आप ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाएं, जहां लोगों की मांग है, जहां अंबेडकर को मानने वाले कमजोर हैं, उन लोगों में अगर आप यूनिवर्सिटी बनाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, बिना बुलाए आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाना चाहते हैं,
तो मैं आपको इस बात को साजिश समझता हूं। इसलिए मैं लखनऊ में ना जाकर मैंने इलाहाबाद में 14 अप्रैल 1989 को बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस ली अपने लोगों की। उनसे कहा कि आज लखनऊ में राजीव गांधी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाला है। ये बड़ी साजिश है। क्या साजिश है? कि यूनिवर्सिटी बनाकर उसके पीछे गुरु किल्ली छिपाने वाला है। यूनिवर्सिटी बनाकर छोटी सी यूनिवर्सिटी बना देगा, थोड़ी सी जगह खरीदी है तो उसके पीछे ये गुरु किल्ली छिपाएगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूं कि हमें ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वालों को चाहिए। महाराष्ट्र में ले जाओ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, उसी तरह से शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ले जाओ, हमें लखनऊ में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके पीछे आप गुरु किल्ली छुपाना चाहते हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि अगर हम गुरु किल्ली हाथ में लेते हैं तो यूनिवर्सिटी हम अपने आप बना लेंगे। जितनी यूपी में गुरु किल्ली हासिल करके जिस यूनिवर्सिटी का नाम चाहेंगे उसका बदल डालेंगे, और जितनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहेंगे हम बना पाएंगे। आज भी जो 14 अप्रैल 1979 में राजीव गांधी ने जहां बुनियाद रखी, आज भी वो यूनिवर्सिटी बराबर नहीं चल रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 1979 के बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी से कहा, कांग्रेस से कहा, ये आपका बेबी है, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस का बेबी है। इसलिए कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, वो इस यूनिवर्सिटी को देखे। तो इसलिए साथियों, वो यूनिवर्सिटी केंद्र की यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन आज भी जितना उस पर पैसा लगा है, अगर 2 करोड़ सेंटर ने लगाया है तो 19 करोड़ बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर लगाया है। लेकिन हमने सोचा कि ये केंद्र की यूनिवर्सिटी है, केंद्र की बन चुकी है, हम केंद्र को कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को संभालो। अगर ये लोग नहीं संभालेंगे तो हम केंद्र में सरकार बनाकर इसको संभालेंगे। हमें केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत महसूस होगी कि भाई ये बेबी को संभालना है। जिस बेबी को इन्होंने 14 अप्रैल 1979 को हमें लखनऊ में दिया है, तो उसको संभालने के लिए अगर ये केंद्र में हमारी बात नहीं मानेंगे तो केंद्र में हम बहुजन की सरकार बनाकर हम संभालेंगे। और तब तक हम लोगों ने आगरा में हम लोगों ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, और छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर पूना यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जब 1994 में मैं महाराष्ट्र में आया तो कोल्हापुर में गया। कोल्हापुर के लोगों ने हमसे कहा कि हमारी भी ये मांगनी है। महाराष्ट्र में मांगनी होती है ना, ये हमारी भी मांगनी है। हमारी क्या मांगनी है कि भाई ये जो छत्रपति शाहू महाराज है, इन्होंने पूना इस क्षेत्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए उनके नाम पर पूना में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो आप करो, मांगनी करो, जिससे मांगना है मांगो। वो कहने लगे शरद पवार हमारी बात नहीं मानता है, तो इसलिए आप हमारी मदद करें। आपके डर के कारण उन्होंने औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है, लेकिन पूना में वो नहीं दे रहा है। अगर आप उनको डराओ तो मैं बोला मुझे डराना है तो 15 लाख सिग्नेचर इकट्ठे करो। महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे 15 लाख सिग्नेचर करके इकट्ठे करके दिए,
और मैं शरद पवार के पास वो हाजिर किए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दो, आपकी सीट बनी रहेगी। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उसके कुछ साल बाद 1996 में 94 में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके 2 साल बाद 1996 में शरद पवार मेरे साथ एक मीटिंग में गया मुरादाबाद में मेरे साथ एक मीटिंग पे गया। उस मीटिंग में क्यों गया मेरे साथ मीटिंग में? क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी मिलकर युति करके चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह से आप लोगों ने 1971 में युति की थी महाराष्ट्र में, 1971 में रिपब्लिकन पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की युति जारी होती। उस युति में 520 सीटें गांधी को मिली थी और 1 सीट अंबेडकर को मिली थी। आप लोगों ने अंबेडकर के लिए 1 सीट ली थी और गांधी के लिए 520 मिली थी। और 1996 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमने कांग्रेस को घुटनों नीचे लिया। घुटनों नीचे लेकर कांग्रेस चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। हमने भी सोचा क्या इसको बचाने में हमारा फायदा है? मुझे नजर आया कि इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि हम युति करके महाराष्ट्र के लोगों को बता सकेंगे कि एक युति आप लोगों ने 1971 में की थी और दूसरी युति 25 साल बाद कांशीराम यूपी में कर रहा है। उस युति में 520 पार्लियामेंट की सीटें गांधी के हिस्से में आई थी और 1 अंबेडकर के हिस्से में आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो युति हो रही है उसमें 300 सीटें अंबेडकर के हिस्से में आएंगी और 125 गांधी के हिस्से में जाएंगी। एक फायदा तो मुझे ये नजर आया, उस फायदे से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तैयार अभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं सोचता था कि शायद इससे सबक सीखकर महाराष्ट्र के लोग सोचेंगे कि जो 1971 में युति जारी होती वो चांगली ना होती, लेकिन जो 1996 की युति है 25 साल बाद, ये तो चांगली युति है। इसमें तो अंबेडकर के हिस्से में 300 और गांधी के हिस्से में 125, तो 125 सीटें लेकर जब शरद पवार नरसिम्हा के कहने से उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए निकला तो एक जगह मुरादाबाद में मेरे साथ उसकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो दूसरे लोग बोल रहे थे, वो मुझसे कहने लगा कि भाई हमें पता चला है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है। मैंने कहा भाई पता तो ठीक ही चला है, आपको पता तो ठीक ही चला था, लेकिन पता आपको कुर्सी टेढ़ी होने के बाद चला है। जब आप कुर्सी पर बैठे थे तो मैंने 15 लाख सिग्नेचर आपको दिए थे कि महाराष्ट्र में ये डिमांड है और ये डिमांड सही है, ये डिमांड सही है, तो आपको ये काम कर देना चाहिए। लेकिन कुर्सी पर बैठे आपको ये डिमांड सही नजर नहीं आई। लेकिन आज जब आप उत्तर प्रदेश में मारे मारे घूम रहे हैं और नरसिम्हा के इशारे पर घूम रहे हैं, तो तब आपको याद आई है कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनी है उधर। तो अब जब हमारी सरकार फिर बनी, मैंने मायावती से कहा कि भाई कहीं हम बार बार हमने अंबेडकर के नाम पर मेले लगाए, शाहू महाराज के नाम पर लगाए और हमने ये पेरियार के नाम पर मेले लगाए, लेकिन जब फुले की बर्थडे आया तो हमारी सरकार नहीं रही, हमारी सरकार नहीं रही, हम सरकारी मेला नहीं लगा सके।
दूसरी जगह तो मेले लगाते हैं जहां सरकार नहीं होती, लेकिन जो सरकारी मेला होता है उसका तो नजारा ही और होता है। सरकारी मेले का तो नजारा ही और होता है। जैसे इस बार हमने कानपुर में जो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है, जो उसमें हम लोगों ने मेला लगाया, उस मेले को अटेंड करने के लिए हम लोगों ने कोल्हापुर को एक गाड़ी भेजी 20 बोगियों की, कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठकर चले आना है। जिन लोगों को छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी चाहिए, जो मुझे सिग्नेचर इकट्ठे करके देते थे, उनको ले आओ। 1800 सीटें की गाड़ी भेजी कि 1800 कोल्हापुर से ले आओ, 200 पूना से ले आना। तो उनको आराम से हमने उस यूनिवर्सिटी में, कानपुर में यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उनको मेला दिखाया। छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर उनको मेला दिखाया। तो हम सोच रहे थे कि इस बार फुले के नाम पर मेला लगाएंगे, लेकिन फिर उस दिन चुनाव आ जाएगा। लेकिन हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमें अवसर मिलता है। हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कार्यों को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें, तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना, तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे। जय भीम कहेंगे, सर नीचे करो और जय भीम बोलो। सर नीचे करो और जय भीम बोलो। सर नीचे करके गांधी के पैरों में जा गिरो। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग, जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है, आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने अपने समाज को, बहुजन समाज को, अगर हमने मानवतावादी समाज व्यवस्था देनी है, अगर हमें उनकी आर्थिक तौर पर बेड़ियां तोड़नी है, उनको मुक्ति देनी है, तो फिर गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है।
आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये कांशीराम कह रहा है। ये आप लोग कहा करते थे, मैं सुना करता था कि ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब की बात आप भूल गए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं आपको बार बार याद कराना। जब तक आप मुझे बुलाना नहीं छोड़ते, तब तक जब भी बुलाओगे तो मैं ये बातें कहता रहूंगा भाई। और मैं क्या कहूं आपसे, और मैं आपसे क्या कह सकता हूं। आप लोग सोचते होंगे कांशीराम जब भी आता है तो ये इस तरह की बातें करता है। भाई अगर इस तरह की बातें मुझसे नहीं करानी है तो आप लोग गांधी को छोड़ो और फिर से अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर, उनकी विचारधारा को मानकर आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। आप दूसरी पार्टियों को पिछलग्गू छोड़कर, दूसरी पार्टियों के आप लोग पिछलग्गू हैं, दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े होते हैं। मैंने उत्तर भारत में जहां जहां भी मैंने पार्टी बनाई है और पार्टी को मजबूत बनाया है, आप लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम एमएलए एमपी नहीं जीत सकते। एमएलए एमपी जिताए हैं, एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में एमएलए एमपी जिताकर आज बहुजन समाज पार्टी को हमने नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। आज बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के स्टेटस की पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस नीचे को जा रही है और बीएसपी ऊपर को जा रही है। सिर्फ दिशा का फर्क है, सिर्फ दिशा का फर्क है, लेकिन स्टेटस आज दोनों का एक ही है। इसी तरह से जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, कुछ और प्रदेशों की रूलिंग पार्टी है, जिस तरह से वो नेशनल पार्टी है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी आज नेशनल पार्टी है। और कुछ लोग मुझसे पूछा करते थे कि कांशीराम आपने पहले बामसेप बनाया, फिर DS4 बनाया, अब बीएसपी बनाया है, और बीएसपी का आप नारा लगाते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। वो मुझसे पूछते थे इसका क्या कारण है, ये नीला झंडा आपने क्यों अपनाया है, ये हाथी निशान क्यों अपनाया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं उनसे कह देता था कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूं, और उसने, अंबेडकर ने नीला झंडा और हाथी निशान अपनाया था, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं पूछ नहीं पाया हूं, जिससे पूछा हूं वो मुझे बता नहीं पाया है कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों है। नीला झंडा हाथी निशान अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछना होगा। मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाया है। मैं ये सोचता हूं कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, जिन बातों पर शाहू महाराज ने ध्यान लगाया है, पेरियार ने लगाया है, अंबेडकर ने लगाया है, तो मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना लेना है। अगर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, मुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपनाया है। अब पूछना है तो पेरियार से पूछो कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाई है। अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछो कि उसने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया है। और मैं तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग तो आगे चलना चाहिए, पीछे को चलने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया हमारे लिए, तो उसके ऊपर हमें अपनी दिमागी या फिजिकल ताकत नहीं लगानी है। इसलिए साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में
ये नारा लगवाना लोगों से शुरू किया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने उनको कहा कि भाई बंद करो, ये नारा मत लगाओ। मैंने क्यों बंद कराया? क्योंकि हाथी निशान कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूट में चला गया। क्योंकि बीएसपी से पहले हाथी निशान सिक्किम संग्राम परिषद को मिला था, बीएसपी से पहले हाथी निशान एजीपी को मिला था, बीएसपी से पहले ये निशान पांडिचेरी में एक पार्टी को मिला था। तो इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई पता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें कहा है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, आप अपना निशान दें हमें ताकि हम इसको अनाउंस करें। बहुजन समाज पार्टी मई 1996 में नेशनल पार्टी बनी, 1996 में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी उस चुनाव के आधार पर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे मुझे तो हाथी चाहिए। वो कहने लगे कि हाथी के लिए तो दूसरे भी हैं अभी। तो आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आज ये फैसला कराने के बाद आया हूं। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया है कि सिक्किम में, पांडिचेरी में, आसाम में ये निशान उधर की लोकल पार्टी का होगा। उसके अलावा पूरे देश में ये बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसलिए आज मैं अपने लोगों से फिर से कहता हूं कि जो मैंने आपको 1984-85 में कहा था वो नारा रिवाइव करो, फिर से वो नारा लगाओ। आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप भी ये नारा लगाएं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। अगर आप लोगों को पूछना है क्यों, तो भाई बाबा साहब की किताबें पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने तो बहुत अध्ययन किया है। जब मैं पहली बार नागपुर में आया था तो अध्ययन मंडल वाले मेरे पीछे पड़ गए। आपके नजदीक रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक में जो कर्मचारी थे वो बहुत ये ध्यानी लोग थे। अंबेडकर का अध्ययन करते थे। क्या नाम था उसका? अध्ययन मंडल। अध्ययन मंडली तो बहुत इधर नागपुर में मेरा ख्याल होगी। तो आप लोग अध्ययन करो और मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि नीला झंडा और हाथी निशान क्यों है। अगर आप लोग अध्ययन करके मुझे बता दें तो मैं भी आगे किसी को बता सकूंगा। लेकिन अगर अध्ययन में आपके फिट नहीं बैठता है तो फिर भी अगर आप लोग बीएसपी के साथ जो लोग चलना चाहते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से आप दूसरे नारे लगाते हैं, कौन से नारे लगाते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे में हम लोगों ने उत्तर भारत में जान डाली है, महाराष्ट्र में और सूबों में भी डालनी है। विंध्याचल प्रदेश पर्वत से नीचे अभी ये जान डालने को बाकी है। तो इसलिए साथियों, इसी तरह से बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। अब आप बेधड़क होकर, निडर होकर ये नारा लगा सकते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मान्यता दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मान्यता दे दी है। आप निधड़क होकर, निडर होकर ये नारा लगा सकते हैं। इस तरह से साथियों, आप लोग कहीं सोचेंगे कि अभी हमारा तो, क्योंकि फिर भी आप लोगों को मैं पहले कहता रहा हूं कि आप लोगों ने हाथी को, बाबा साहब के हाथी को भगा दिया महाराष्ट्र से। और मैंने शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर, तो हिमाचल प्रदेश से नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर पहली बार इसको पकड़ा। फिर उसको उत्तर प्रदेश ले गया, फिर मध्य प्रदेश, अब तो जम्मू कश्मीर में हिमालय पर भी हाथी चढ़ने लगा है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने किसी से मांग कर नहीं, किसी से सहारे से नहीं, अपने आप खुद सहारा बनकर बहुजन समाज को, बहुजन समाज का सहारा बनाकर हम लोगों ने अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। आज बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी है।
ये मैं नहीं कहता हूं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। जो मान्यता देने वाला कमीशन है उस कमीशन ने अनाउंस किया है। इसलिए आज महाराष्ट्र में भी अगर आपका पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव है, हर चुनाव में आपको हाथी का निशान मिल सकता है। नेशनल पार्टी की सहूलतें आपको महाराष्ट्र में भी बगैर कमाए हुए हाथी का निशान मिल सकता है। दूसरे लोगों ने कमाया है और आपको ये मुफ्त में मिल गया है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं जिन लोगों को मूवमेंट में दिलचस्पी है। मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, भीड़ इकट्ठी करने का इरादा नहीं है। जिन लोगों को इस मूवमेंट में आस्था है, जिन लोगों को फेथ है इस मूवमेंट में, उन लोगों को ही हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को हम एमएलए एमपी ना बना सके तो फिर आप इधर उधर भागेंगे, कभी गांधी के पास जाएंगे, कभी वीपी सिंह के पास जाएंगे और कभी गुरु गोलवालकर के पास जाएंगे। गुरु गोलवालकर तो मेरा ख्याल है नहीं अभी, एक और कोई गुरु तो होगा, नागपुर में तो गुरु होते हैं मेरे ख्याल। तो इसलिए आप लोग को, जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग ऐसा नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। साथियों, बारिश ने हमारे ऊपर दया की है। मैं तो सोचता था कि थोड़ी सी बात कहकर जैसे आप भागने लगेंगे मैं भी इधर हटने लगूंगा, लेकिन बारिश ने मेहरबानी की है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहता हूं। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर मनुवादी मीडिया को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने क्या किया है, सिर्फ अंबेडकराइजेशन किया है, अंबेडकराइजेशन किया है। हम इसको छुपाते नहीं हैं, हम छाती तोड़कर कहते हैं कि हमें अंबेडकराइजेशन करना था और हमने अंबेडकराइजेशन किया है। और ये हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये करने का हमारा इरादा है। साथियों, आप लोग अंबेडकर की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी ने भंडारे को गवर्नर एमपी बनाया, गवर्नर बनाया, दादा साहब रूपवते को मंत्री बनाया, एनएम कामले को कुछ और बनाया, राज्यसभा में बनाया। ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने झूठ मूठ दिया है। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन
एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। अगर बीजेपी के अगर बीएसपी के एमएलए 12 बिके हैं तो 12 में से 2 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ है, 1 जाट है, 1 मुसलमान है और 2 कुनबी हैं। कुनबी तो आप समझते होंगे ना, इधर भी कुनबी होते हैं। छत्रपति शाहू महाराज वाले, शिवाजी वाले 2 कुनबी बिके हैं। छत्रपति के नाम पर हम उनको साथ में लिया, लेकिन वो 50-50 लाख में 2 बिक गए। लेकिन खुशी की बात है कि अगर 2 बिके हैं तो 10 हमारे साथ टिके हुए हैं। 10 कुनबी हमारे साथ टिके हुए भी हैं। तो इस तरह से साथियों, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का जो बीएसपी का आधार है, उसमें से 1 एमएलए नहीं बिका है। वो सब गरीब हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब
कांग्रेस के अध्यक्ष को नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से यार बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। और पार्लियामेंट में मैं बैठकर कभी कभी जाता था पार्लियामेंट में, तो मैं अटल बिहारी को सुना करता था। क्या सुना करता था? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में का अपराधीकरण जो हुआ है, उसके खिलाफ वो बहुत शुद्ध भाषा में बोला करते थे। शुद्ध हिंदी में वो बोला करते थे कि भाई ये अपराधीकरण जो हो गया है राजनीति में, बीजेपी इसको खत्म करेगी। लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उन्होंने अपना 93 का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें कितने अपराधी भरे हैं। वो गुरुओं की गुरुओं के शहर में आप लोगों के गुरुओं का जब आपका जो मीडिया है, उन्होंने आपको बताया होगा कितने अपराधी हैं। मैं तो एक को जानता हूं जिसने 24 मर्डर किए हैं, जिसने 24 मर्डर किए हैं। आज वो बीजेपी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है। आज भी वो संतोष नहीं है। आज भी वो संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा मिनिस्टर बनाना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस हो, जिसके अंडर में कलेक्टर हो। ऐसा मिनिस्टर मुझे बनाना चाहिए। 24 मर्डर करने वाला मिनिस्टर आज बीजेपी से सौदा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाओ भाई। तो कितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को कितना बढ़ावा दिया है। बाकी पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और बीजेपी को कम्युनल कहती हैं, लेकिन मैं तो एक ही ब्रश से उनको साफ कर देता हूं कि सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट हैं, ये सारे कम्युनल हैं। इनमें से कोई सेकुलर नहीं है। इनमें से सारे कोई सेकुलर नहीं, सारे कम्युनल है। तो बीजेपी अगर दूसरे नाग हैं, अगर दूसरे नाग हैं तो बीजेपी कोबरा है। सिर्फ जहर में ही फर्क है। किसी में कम जहर है, किसी में ज्यादा जहर है। सिर्फ जहर का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ज्यादा कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है। इसीलिए हमने कांग्रेस को सजा दी है। और मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग देखते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें। कांशीराम जिस तरह से कांग्रेस को सजा दी है, उसी तरह से बीजेपी को भी सजा देकर रहेगा। उसी तरह से भ्रष्ट बीजेपी, अपराधियों की बीजेपी, कम्युनल बीजेपी, जो भी बीजेपी, मनुवादी बीजेपी, तो ये मनुवादी तो हम सबको समझते हैं, इसलिए हमको इससे ज्यादा कम्युनल आधार पर हमसे कोई ज्यादा नफरत नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली, और ये इधर बॉम्बे के नजदीक कौन था, एनरॉन का था, एनरॉन, हाँ, इधर
आप लोगों ने जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, मैंने मायावती से कहा कि 6 महीने में आपको 6 साल का काम करना है। ये तो करना है, क्या क्या करना वो उनको कहा, क्या नहीं करना है ये भी मैंने उनसे कहा कि 6 महीने में आपने कोई MOU साइन नहीं करना है, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई साइन नहीं करना है, जैसे एनरॉन में बीजेपी ने किया है, शिवसेना ने किया है। ऐसा कोई मेमोरेंडम 6 महीने में आपने नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया है। आज तक उन्होंने 6 महीने में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का जब हमने साइन ही नहीं किया है तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सारे लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी ने एनरॉन के माध्यम से दूसरे MOU साइन करके, और आज जो लखनऊ में वो MOU साइन करते हैं, और 13 दिन की सरकार में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसके आधार पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया है। तो इसलिए बीजेपी क्या सोचती है, जो बीजेपी साल पहले चिल्लाती थी कि चुनाव होना चाहिए, आज जब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या, तो इसलिए तो शायद कहीं हमारी ये चड्डी भी ना खोल दें, कहीं ज्यादा नंगा ना हो जाए, तो लोगों के पास इस हालत में कैसे जाएंगे भाई। इसलिए बीजेपी आज भ्रष्ट पार्टी होने के नाते, अपराधियों की पार्टी होने के नाते, तो आज बीजेपी लोगों के सामने जाने से भागती है, कतराती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया दिल्ली में अभियान शुरू किया कि जो मेंबर पार्लियामेंट पहली बार चुनकर आए हैं वो मेंबर पार्लियामेंट 270 के लगभग हैं। पूरा पता तो उनको होगा, लेकिन वो काफी मेंबर पार्लियामेंट है। उन पार्लियामेंट के मेंबर से कहा कि आप लोग बीजेपी को सहयोग दें, आप दस्तखत कर दें हमारे पास। उन करोड़ वालों को कहा कि भाई 1 करोड़ तो बीएसपी के MLA को मिलता है लखनऊ में, तुम सस्ते में सौदा क्यों करते हो? उत्तर प्रदेश के MLA को अगर 1 करोड़ मिलता है तो 5 MLA मिलकर एक MP बनता है, तो 5 करोड़ लो भाई इनसे। इनके पास एनरॉन बहुत है, MOU बहुत साइन किए इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, और अपराधियों को किस लिए मंत्री बनाया है कि उनसे भी ये पैसा बटोरना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, अब बीजेपी को भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी को बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है और जो भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया है, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी उसको जरूर सजा देगी, और इस आने वाले चुनाव में ही सजा देगी। इस आने वाले चुनाव में ही, जिस बीजेपी के आज 160 MP हैं, जिस बीजेपी के आज 160 MP हैं और वो 272 बनाना चाहती है, उस बीजेपी को हम 172 तक भी नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि 160 से नीचे खींचेंगे। तो उनको सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार के कारण, अपराधीकरण के कारण, धोखेबाजी के कारण उनको सजा मिलेगी। और जिस बीजेपी ने जियो जारी किया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती है उसके बारे में जो उन्होंने जियो जारी किया, तो जियो जारी किया 21 को हमने उनको सत्ता सौंपी, 22 को जियो जारी किया कि भाई जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर एट्रोसिटी होती है उसका मामला दर्ज नहीं करना है, उसका मामला दर्ज नहीं करना है। बीजेपी दर्ज करे ना करे,
एडमिनिस्ट्रेशन दर्ज करे ना करे, हम मामले दर्ज करते जा रहे हैं। हम सारे मामले दर्ज करते जा रहे हैं और हम आने वाले चुनाव में उनको सजा देंगे। जिस तरह से हमने कांग्रेस को सजा दी, अंबेडकरवाद को खत्म करने की, अंबेडकरवाद को जड़ से उखाड़ने की जो काम कांग्रेस ने किया, उसके लिए हमने कांग्रेस को सजा दी। और बीजेपी जिसने आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ दगा किया, धोखा किया, और आज जो उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया, हम आपको लंबा अरसे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप 3-4 महीने के अंदर देखेंगे कि बीजेपी को कितनी बड़ी सजा बहुजन समाज पार्टी ने दी है, बहुजन समाज ने दी है। इसलिए साथियों, अब मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए, मेरा ख्याल है मैंने काफी लंबा कर दिया है बात को, लेकिन अभी आप लोग बारिश के कारण निराश थे, तो आप में आशा की किरण जगाने के लिए, अच्छा भाई साथियों, मैंने आपका काफी समय लिया है और मैंने आपसे खास बात ये कही है कि फुले, शाहू, अंबेडकर तीनों ने जो विचारधारा हमारे देश को दी है, देश के दबे कुचले इंसान को दी है, बहुजन समाज को दी है, इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग देश भर में आगे बढ़े हैं। बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी इस विचारधारा को अपनाकर बनी है। बहुजन समाज पार्टी एमएलए एमपी जिताकर, मिनिस्टर बनाकर, मिनिस्ट्रियां बनाकर जो उसने आगे बढ़त हासिल की है, इस विचारधारा के आधार पर की है। तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से, जिस महाराष्ट्र में इन तीनों महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उन महाराष्ट्र के लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी इस विचारधारा को अपनाने की कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़े होकर, दूसरों के पिछलग्गू ना बनकर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसी अपील करते हुए, सहयोग की उम्मीद रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।